डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन के अंदर आर के विमा निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ आर गैस कांस्टेंट है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू होता है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, आर इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय एनटी। तो आर गैस कांस्टेंट का मान हम दाब, आयतन, नंबर ऑफ मोल्स और परम ताप के द्वारा दे सकते हैं। तो इसको जब हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि P इज प्रेशर, P दाब है, मल्टीप्लाई बाय V आयतन है, वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है और T जो है वो परम ताप है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दाब जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यानी बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिखा है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम एरिया जो है उसको हम लंबाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो एरिया की जगह हम यहाँ पर एल स्क्वायर लिख देते हैं और जो वॉल्यूम है वो आयतन जो है उसको हम एल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एल क्यूब लिख दिया, लंबाई का क्यूब होता है, डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर और एल क्यूब है तो ऊपर एल रह जाएगा। तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोर्स इनटू लेंथ, बल इनटू लंबाई डिवाइडेड बाय मोलों की संख्या मल्टीप्लाई बाय परमताप इज इक्वल टू वर्क। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वो फोर्स इनटू लेंथ यानी बल इनटू लंबाई के बराबर होता है, तो इसको हम वर्क बोलते हैं। और ये जो वर्क है ये कंपैटिबल है विद द एनर्जी, तो वर्क की जगह हम यहाँ पर एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मोल इनटू टेम्परेचर हो गया और यहाँ पर भी हमने मोल इनटू टेम्परेचर लिख दिया। तो इस प्रकार आर की वैल्यू इन डिफरेंट वर्जन्स में किसी भी प्रकार से हम विमा का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें हम एनर्जी की जो यूनिट लेंगे उसी के आधार पर या वर्क की जो यूनिट लेंगे, या हम इस प्रकार से प्रेशर, वॉल्यूम, इनकी जो यूनिट लेंगे उसके आधार पर हम आर की विमा को निर्धारित कर सकते हैं। अब हम आर के अलग अलग पद्धति के अंदर संख्यात्मक मान क्या होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। सबसे पहले हम लिखते हैं कि लीटर वायुमंडल पद्धति के अंदर आर का क्या मान होगा। लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम के अंदर आर की वैल्यू, सो आर इज इक्वल टू होता है पीवी बाय एनटी। यहाँ पर हमने एन का मान 1 ले लिया है, पी जो प्रेशर है, दाब है, उसको हमने वायुमंडल में एक्सप्रेस किया है, तो इसका मान जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है यानी 1 वायुमंडल के बराबर है। वी जो है आयतन है, इसको हमने 22.414 डीएम क्यूब में लिखा है और जो परम ताप है उसका मान हमने यहाँ पर 273.15 केल्विन दिया है। तो इस प्रकार जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आता है 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री केल्विन और पर मोल। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री केल्विन पर मोल। अब अगर इसी प्रकार आर का मान अगर हम एसआई पद्धति के अंदर निकालते हैं तो एसआई पद्धति में निकालने के लिए हमें कुछ कन्वर्जन्स याद रखने होंगे। जैसे एक वायुमंडल बराबर होता है 1.01321 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी प्रकार एक जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार जो वॉल्यूम है 22.414 लीटर, उसको हम 22.414 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार जो परम ताप है, जैसा कि हमने पूर्व में भी रखा था, इसका मान हम 273.15 केल्विन ही रखेंगे। अब अगर हम आर की जो हमने निकाला पीवी इज इक्वल टू पीवी बाय एनटी, उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का मान रख देते हैं। तो सबसे पहले हम दाब का मान रख रहे हैं यहाँ पर, फिर हम वॉल्यूम का मान रख रहे हैं और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स का, फिर हमने यहाँ पर टी की वैल्यू रखी है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने पास्कल में पुट कर दिया है, ये हमने मीटर क्यूब के अंदर किया है और ये यहाँ पर हमने एक इसकी संख्या और ये यहाँ पर केल्विन के अंदर टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस किया है। अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये आता है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर डिग्री केल्विन पर मोल। और इन अदर वर्ड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पास्कल को हमें न्यूटन मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर -2।
तो इसलिए जो पास्कल है उसको अगर हम न्यूटन मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो न्यूटन मीटर में वैल्यू यही रह जाएगी और साथ में यूनिट जो बदल जाएगी वो हो जाएगी अब न्यूटन मीटर। सो 8.314 न्यूटन मीटर पर डिग्री केल्विन पर मोल। अब इसको क्योंकि हमें मालूम है कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, तो हम यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर की जगह जूल रख सकते हैं। सो 8.314 जूल पर डिग्री केल्विन पर मोल। तो इस प्रकार R का SI पद्धति के अंदर भी हमने यहाँ पर मान जो है वो निर्धारित कर लिया है। अब हम R का मान निकालते हैं CGS पद्धति और कैलोरी पद्धति के अंदर। पहले हम CGS पद्धति के अंदर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दाब जो है वो HdG के बराबर होता है। यहाँ पर H जो है मरकरी कॉलम की हाइट होती है, यानी मरकरी जो पारे का जो तल है उसकी ऊंचाई होती है। D जो है यहाँ पर घनत्व है और जो G है वो गुरुत्व है। तो इस प्रकार यहाँ पर पारे की जो हाइट होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर, जो घनत्व होता है वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी प्रकार जो G है उसका मान होता है 981 डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों को यहाँ इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्टेंट यूनिट आएगी वो आएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार अब R का जो फॉर्मूला है PV डिवाइडेड बाय NT, तो P का मान रख दिया हमने, V का मान रख दिया और डिवाइडेड बाय N का मान 1 रख दिया और टेम्परेचर का मान हमने 273.15 रख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर डिग्री केल्विन पर मोल। तो इस प्रकार अर्ग्स के अंदर हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि 10⁻⁷ अर्ग बराबर 1 जूल होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर डिग्री केल्विन पर मोल। इसी प्रकार अगर हमें इस मान को अर्ग के मान को अगर हमें कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि 4.18 इंटू 10⁻⁷ जो अर्ग है वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो ये जो अर्ग का मान है इसको हमने इस वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मान आया वो आ गया 1.987 कैलोरी पर डिग्री केल्विन पर मोल। अब हम देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, यानी कि विसरण का ग्राहम का जो नियम है वो क्या कहता है। जैसा कि हमने देखा ही था, गतिज समीकरण था हमारे पास, उसको हमने रीअरेंज कर लिया वापस से, और गतिज समीकरण को जब हम रीअरेंज करेंगे वर्ग माध्य मूल वेग के आधार पर तो c² इज इक्वल टू 3pv डिवाइडेड बाय mn आ जाएगा। इस v को भी हम इसमें नीचे ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 3p डिवाइडेड बाय mn डिवाइडेड बाय v। जैसा कि आप जानते हैं कि मास डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम होता है वो घनत्व के बराबर होता है, तो 3p बाय d हो जाएगा। तो इस प्रकार c का मान अब हम लिख सकते हैं √3p बाय d। यहाँ पर p दाब हो गया और d जो है वो घनत्व है। अब अगर हम कोई दो गैसें ले लें तो उसके अंदर पहला जो मान है वो C1, या हम अलग अलग मॉलिक्यूल की ले लेते हैं, तो पहले C1 जो है वो इसका मान 3p बाय d1 एक गैस के लिए ये ले लिया हमने कि C1 इज इक्वल टू 3p बाय d1 हो गया, और दूसरा जो है हमने ले लिया C2 इज इक्वल टू 3p बाय d2। तो इसका अगर वर्ग माध्य मूल वेग अगर C1 है तो इसका जो डेंसिटी होगी वो d1 के बराबर है। तो इसी प्रकार दूसरी जो गैस हमने ली है वहां पर अगर C2 का मान लिया है, C2 रखा है उसकी वेलोसिटी का मान, तो यहाँ पर हमने इसका घनत्व जो है वो d2 ले लिया है। इस प्रकार अगर इन C1 बाय C2 अगर हम कर दें इस इक्वेशन में, अगर इसका हम डिवाइड कर देते हैं तो C1 बाय C2, बाकी 3p से 3p कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा हुआ रह जाएगा वो रह जाएगा √d2 बाय d1। चूंकि हम ये मान सकते हैं कि जो किसी भी अणु की जो सनद्र झिल्ली के द्वारा जो उसके विसरण की गति होती है वो उसके वेग के समानुपाती होती है। तो C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, इसी प्रकार C2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। तो अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये किस प्रकार से आ जाएगा, C1 बाय C2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि C1 बाय C2 किसके बराबर है, √d2 बाय d1 के, तो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू √d2 बाय d1। तो इस प्रकार यही ग्राहम का नियम है कि इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, विसरण की जो दर होती है, वो उसके जो घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम इसको एक जनरल भी दे सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो यही ग्राहम का नियम है।